Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, we are continuing with our series. हमने एक सीरीज स्टार्ट की है very recently and that series talks about कि क्या हम लोग एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस जो ना आमतौर पे लोगों को लगता है बड़ा बोरिंग टॉपिक है, which certainly क्लोज भी नहीं है. पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इनफैक्ट आप दुनिया के जितने सवाल है, क्यों डेमोक्रेसी हो रही है, क्यों सरकार गिर रही है, क्यों इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो रही है, क्यों इस तरह से डिस्कशन हो रही है इन द सोसाइटी, क्यों फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमेशा एक क्वेश्चन मार्क पे रहता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. एवरीथिंग कैन बी अंडरस्टूड इफ यू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल साइंस. सो मेरा उद्देश्य है, मेरा एम है ऑफ मेकिंग दिस सीरीज कि तुम एक बिल्कुल वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स बनो. रट रटा के ऐसे भी एग्जाम नहीं पास कर पाओगे, यूपीएससी जैसे एग्जाम 100% नहीं कर पाओगे. तो might as well just understand the subject, enjoy the subject and crack the exam. तीनों चीजें एक साथ कर लो. तो हमने पिछले सीरीज में किया था, पिछले वीडियो में किया था हॉब्स को. ओके, सो वी टुक थॉमस हॉब्स एज एन एग्जांपल. और एज तुमको स्लाइड में दिख ही रहा होगा, टुडे वील टेक मार्क्स, कार्ल मार्क्स का थिंकिंग प्रोसेस and try and understand certain perspectives of life, certain perspectives of government from his point of view. तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. इंजॉय दिस और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डालो कि इफ यू हैव गेन्ड आउट ऑफ इट. एंड दिस इज स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज एस्पिरेंट्स अमंग्स यू जिन लोगों ने PSIR एज एन ऑप्शनल लिया है. तो डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. आज का सवाल क्या है? So what is the question that we are going to try and answer, gaining from the knowledge of Karl Marx? आज का सवाल क्या है? बहुत जरूरी है. तो सवाल ये है कि why is there a conflict between a rich man or a rich person, man or woman, or a poor person? Alright. So ये क्यों है? ये क्यों कॉन्फ्लिक्ट है? वेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, जब हम दुनिया में आए तो रिसोर्सेस सारे के सारे पड़े हुए हैं. चाहे आप इसको इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस बोलो, चाहे फिजिकल रिसोर्सेस बोलो, चाहे जमीन जायदाद बोलो, गोल्ड बोलो, सब कुछ तो पड़ा हुआ है. फिर कोई रिच बन जाता है, कोई पुअर बन जाता है. अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन वो कारण जो मर्जी हो, हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि देर इज अ कॉम्पिटिशन, देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, देर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन द रिच एंड द पुअर? ऐसा क्यों है? या एटलीस्ट कार्ल मार्क्स ऐसा क्यों सोचता था कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ रिच एंड अ पुअर पर्सन? why did it or can it lead to a revolution? और उसी को मार्क्स की नजर में समझना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. आई थिंक इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्कशन और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा बड़ा फायदा भी होगा फॉर द एग्जाम. तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्लीज रिमेंबर दैट you can join an academy or you get a realistic chance of cracking this exam. Foundation batch for IAS 2025 A is being launched. You will see सारे सब्जेक्ट्स प्रीलिम से लेकर मेंस तक, मेंस से लेकर ऑप्शनल तक, every subject will be catered to in these batches. So don't miss these opportunities. जब भी ज्वाइन करोगे प्लीज यूज द कोड SIDLIVE. मेरा कोड है रेफरल कोड SIDLIVE टू गेट अ ह्यूज डिस्काउंट. तो लेट्स सी. राइट, दिस इज अ ग्रेट एडवांटेज. और अगर तुमने ढंग से ये पढ़ लिया, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड से पढ़ लिया, हु नोज, तुम्हारा भी नाम इन्हीं टॉपर्स में शुमार हो जाएगा. आई विल बी वेरी वेरी प्राउड फॉर ऑल ऑफ यू. एंड अगर मनी का इशू है, डोंट वरी, अन अकेडमी आपको 0% EMI पर, 0% EMI पर आपको लोन ऑफर करेगा. दिस इज द वे ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज गिविंग यू अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम. तो समझने की कोशिश करते हैं. दोस्त ऑफ यू वांट टू जॉइन मी ऑन टेलीग्राम, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, कोड है, दोनों है. आप इस वीडियो को पॉज कर लो, अपने मोबाइल कैमरा से इस कोड को स्कैन कर लो एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल. तो सवाल दोबारा वापस आएगा. सो व्हाई अ कॉन्फ्लिक्ट? क्यों इसको कॉन्फ्लिक्ट बोला जा सकता है? कि देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन अ रिच एंड पुअर. रिच जो है वो बोलेगा कि यार मैंने तो जो किया है वो अपने तरीके से किया, अपनी मेहनत से किया,
मैं पैसे वाला हो गया, मेरा बंगला बन गया, इसमें कॉन्फ्लिक्ट की क्या बात है? वो क्या बोल रहा है? What is the person who is poor saying? Let us speak on behalf, let us fight on behalf of the poor in the language of Karl Marx. तो मैंने बोला ना, ये मेरे विचार नहीं है, ये तुम्हारे विचार नहीं होने चाहिए, ये कार्ल मार्क्स के विचार होने चाहिए। तो कार्ल मार्क्स अमंग्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल थिंकर ऑफ आर टाइम्स, राइट। और आर टाइम्स तो क्या है, राइट, बट मॉडर्न एरा प्रॉब्ली हम बोल सकते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी बुक, आई थिंक एवरीबडी जिसको कार्ल मार्क्स के बारे में नहीं भी मालूम है वो भी जानते होंगे कि यार ये बुक इन्होंने ही लिखी थी। ऑफ कोर्स ही हैड को-ऑथर्ड इट विद फ्रेडरिक एंजल्स, राइट, एंड एवरीवन, मेरे ख्याल से वर्ड, अजीब सी बात है, मैंने ऐसा हर टाइम पढ़ाते हुए बोलता हूँ कि यार कार्ल मार्क्स के बारे में अगर किसी को ना भी मालूम हो ना, राइट, कि उसने एक्चुअली क्या दिया, व्हाट इज डायलेक्टिक मटेरियलिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन कार्ल मार्क्स बहुत ही फेमस थिंकर है। इसका एक रीजन ये भी था कि कार्ल मार्क्स वाज नॉट ओनली अ थिंकर, ही वाज नॉट ओनली अ थ्योरिस्ट, बट ही वाज आल्सो अ पॉलिटिशियन। सो वो क्या था, वो मास, यू अंडरस्टैंडिंग, पीपल को भी अट्रैक्ट कर लेता था अपने थॉट प्रोसेस से उनके। और दूसरी बात है कि कार्ल मार्क्स ने एक बड़ा ही विचित्र एंगल दिया था ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, एंड उसके पीछे अलाउड था, इनफैक्ट प्रिस्क्राइब था कि आप वायलेंस कर सकते हो, रेवोल्यूशन कर सकते हो। कम्युनिज्म के पीछे जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की बात हुई उसमें बोला गया कि आपको वायलेंस अलाउड है, यू शुड, इनफैक्ट यू कैन एंड यू शुड ओवरथ्रो द स्टेट बाय अ वायलेंट रेवोल्यूशन। तो जब ऐसे ऐसे तुम विचित्र विचित्र बातें करोगे तो घबराहट तो होगी, तो लोग तो पता अट्रैक्ट होंगे ही। एंड फाइनली फिर उसके बाद बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917, यूएसएसआर बन गया, द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बन गया ऑन द बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिज्म। फिर बाद में चाइना एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये एक ऐसे थिंकर है जिसके लिए वो बोलते हैं ना कि यू कैन लाइक हिम, यू कैन हेट हिम, but you can never ignore him. So the situation here is कि you can never ignore Marx. तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि मार्क्स से अगर ये सवाल पूछा जाए कि why do poor hate, या why is there a conflict between the rich and the poor, तो कहानी कैसे स्टार्ट करते हैं? तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर थिंग वो डायलेक्टिक कहलाता है ना। व्हाट इज डायलेक्टिक? डायलेक्टिक का मतलब होता है डायलॉग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायलॉग? डायलॉग मतलब मैंने एक प्रपोजिशन दिया, उसको आप थीसिस बोलो। एक उसका काउंटर प्रपोजिशन आया, उसको आप एंटीथीसिस बोलो। इन दोनों के रिजोल्यूशन से एक और एक एंड प्रोडक्ट आया जिसको आप सिंथेसिस बोलो। स्टोरी यहां खत्म नहीं होती, इतने आराम से नहीं खत्म हुआ। तुमने बोला, मैंने बोला, काउंटर हुआ एक उसका, चलो जी अंत नतीजा आ गया, उसको सिंथेसिस। ये जो सिंथेसिस होगा ये अगली जनरेशन के लिए, अगली डिस्कशन के लिए एक नया थीसिस होगा। इन अदर वर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट इज ऑटोजेनेटिक। तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि आप 2-3 घंटे पढ़ लो, फिर उसके बाद लास्ट में पता चलता है ओहो, ये इतना पढ़ने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स का तो निवारण मिल गया, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो आप एक प्रॉब्लम खत्म करोगे, आपकी प्रॉब्लम बदल जाएगी, लेकिन डिसअपियर नहीं होगी। देयर विल बी नो एंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, देयर विल बी ऑलवेज थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। ये डायलेक्टिक मेथड था जो कि हीगल, जर्मन फिलोसोफर, उसका कॉन्सेप्ट था, वहां से ये शुरू हुआ। बट इसको अगर आप इंग्लिश नॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे तो आप बोलोगे कॉन्फ्लिक्ट ऑटोजेनेटिक है ना। व्हाट डज दैट मीन? ऑटोजेनेटिक मतलब मैं एक रेजोल्यूशन जो करता हूं ना, वो अगली बीमारी का इलाज है, सॉरी, अगली बीमारी का आगाज है, उसका इलाज अगली बीमारी का आगाज है। इट जस्ट कीप्स ऑन हैपनिंग, राइट। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व स्टार्ट आ जाएगी। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगली प्रॉब्लम की एक्चुअली बिगिनिंग है।
इसको बोलते हैं डायलेक्टिक्स, इसको बोलते हैं डायलॉग्स, राइट। और ये एक बड़ा ही खूबसूरत मेथड है। एंड इनफैक्ट सोक्रेटिस मेथड को भी आप डायलेक्टिक मेथड में डिफाइन कर सकते हो। वो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, इट डज नॉट एंड इनटू दिस पार्ट। तो मैं कार्ल मार्क्स को अगर बोलूंगी यार कार्ल मार्क्स, यार आपका तो सही है, राइट, आपका तो थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस ही नहीं खत्म हो रहा। एंड थीसिस के बाद एंटीथीसिस, एंटीथीसिस के बाद सिंथेसिस, सिंथेसिस बन गया अगला थीसिस, थीसिस के बाद हो गया फिर एंटीथीसिस। भाई ये तो कहानी नहीं खत्म होगी। कुछ तो ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर इसका अंत होगा, जहां पर इसका फुल स्टॉप होगा, जिसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्ल मार्क्स बोलता था कि वो दिन आएगा। कब आएगा? वो दिन जब सब कुछ ठीक होगा, जब सारी कॉन्ट्राडिक्शंस खत्म होगी, वो दिन आएगा विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिज्म। अब तुम समझ रहे हो, हीगल जिससे इसने लिया था ये, राइट, एंजल्स ने एक्चुअली हीगल से कॉन्सेप्ट किया था। हीगल से पूछो, ओके, तो हीगल बोलता था, वो वैसे भी आइडियलिस्टिक था, लेकिन फिर भी वो बोलता था कि ये कॉन्ट्राडिक्शंस कब खत्म होगी, ये जो साइकिल चल रही है कब खत्म होगी, जब एक आइडियल, एक जर्मन स्टेट बनेगा, मोनार्की बनेगी, वही आइडियल है, वही सब कुछ है। उसको छोड़ो अभी के लिए, मार्क्स को सोचो। मार्क्स क्या बोलता था, ये खत्म होगी, ये आर्ग्यूमेंट्स, ये सारा टाइम पास खत्म होगा, सब खत्म होगा, ये जितने जद्दोजहद चल रही है, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस, थीसिस एंटी, ये खत्म होगा विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिज्म। सो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो डायलेक्टिक था। सो प्लीज अंडरस्टैंड, पहली लाइन इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। जब मैं ये डायलेक्टिक की बात क्यों इस टाइम डिटेल कर रहा हूं, बिकॉज हमें सवाल का जवाब क्या देना है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। वाई इज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर, बिटवीन द रिच एंड द पुअर। जो कुछ भी हुआ, मार्क्स उसको डिस्क्राइब करता है इन एन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऐतिहासिक। he follows, he shows his theory, या he tries to prove his theory on the basis of historical facts and figures। अब वो facts and figures हम बाद में किसी दिन पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स ने बड़ा सेलेक्टिव रीडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स किए थे। ठीक है यार, किया, लेकिन उसने हिस्टोरिकली था। तो दो कॉन्टेक्स्ट क्या हो गए, एक हो गया डायलेक्टिकल, ओके, वो डायलॉग वन आफ्टर अनदर, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस, और फिर है हिस्टोरिकल। लेकिन कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही जबरदस्त, जिसे बोलते हैं ना, ट्रेडमार्क मेथड था कि ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिज्म, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म बोलता है। वो बोलता है कि यार जो तुम्हारी सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है, वो चाहे तुम्हारा कल्चर है, चाहे तुम्हारा स्टेट है, चाहे तुम्हारी सरकार है, चाहे तुम्हारा मीडिया है, चाहे तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स है, स्कूलिंग है, कॉलेज है, करियर चॉइसेस है, जो मर्जी कर लो, ये सारे के सारे मटेरियल है, इनको ख्यालों में मत डालो। तो ही सेड अ वेरी नाइस थिंग, ही सेड योर पोजीशन डिटरमाइंस योर रियलिटी। अब तुम में से बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, एंड थोड़ी देर के लिए देखो, सोचो कि तुम एक गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, एंड यू आर ड्राइविंग अ कार, और यू नो तुमने बड़ी महंगी गाड़ी ली है, तुम आराम से गाड़ी चला रहे हो, और अचानक तुम नोटिस करो कि एक पर्सन ऐसा रोड के थ्रू क्रॉस कर गया। तो तुम क्या बोलोगे? ओके, बोलो ओ देखो वो जो आदमी है, ओके, वो कितना गलत तरह से उसने रोड पार क्रॉस की। नो, ओके, उस तुम्हारे अनुसार ये है कि सड़क तुम्हारी होनी चाहिए, मतलब बिकॉज यू आर ड्राइविंग द कार, राइट। सो इट इज योर चॉइस, सो इट इज योर प्रेरोगेटिव, यू वांट टू ड्राइव द कार कंफर्टेबली विदाउट एनी पर्सन ऑन द रोड। सेम चीज में, सेम चीज में उसी उसी इवेंट को सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पेडेस्ट्रियन, जो सड़क पे था, जो चल रहा था। वो अगर तुम होंगे तो तुम इस कार को देखकर क्या बोलोगे? वो बोलोगे अरे देखो कैसे गाड़ी चलाता है, राइट, इसको गाड़ी चलाने नहीं आती। ओके, व्हाट इज इट? सो इज देयर अ रियलिटी? क्या कोई आइडिया है? इज देयर अ रियलिटी इन द वर्ल्ड? या फिर रियलिटी इज अ फंक्शन ऑफ योर पोजिशन?
in the world. Now that's a very major thought. So what was Marx saying? Marx said your reality is based upon your position, not in your khayal. Idea will not manifest into material. Material will manifest into an idea, or rather material will manifest into the next material. So ये भी इसलिए, वैसे तो ये दिस इज नॉट द टॉपिक है, बट इसी को बोलते हैं कि आइडियलिस्टिक डायलेक्टिक मेथड, जो कि हीगल कहता, उसको मार्क्स ने खत्म कर दिया और उसको बोला कि ये मटेरियलिस्टिक डायलेक्टिक है। डिस्कशन करो मटेरियल टर्म्स पे, रियलिटी पर, डोंट डिस्कस ऑन आइडियोलॉजिकल पार्ट। इसलिए एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि मार्क्स स्टूड हीगल ऑन हिज हेड, उल्टा कर दिया उसने, पूरा थॉट प्रोसेस ही उल्टा कर दिया। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे था कि मैं सिर्फ तुमको समझाऊं ही ना, तुम एग्जाम के लिए भी रेडी हो जाओ। दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एंटायर थॉट। सो मटेरियलिज्म, डायलेक्टिक एंड हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मार्क्स का अप्रोच क्या है, तो तुम्हें मैं जो आगे अभी समझाऊंगा वो तुम्हें बड़े इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगा। लेट्स पे क्लोज अटेंशन टू दिस एंटायर थिंग। सो पॉइंट यहां पर क्या है कि योर रियलिटी इज बेस्ड ऑन योर पोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब तक तुम्हारे माइंड में नहीं आएगा ना, तब तक तुम ये नहीं समझ सकोगे कि रिच और पुअर में फर्क क्या होगा। तो व्हाई इज, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ रिच? रिच एक पुअर को किस नजर से देख रहा है, और पुअर जो है वो एक रिच आदमी को किस नजर से देख रहा है। तो जब तक वो नहीं समझ में आएगा, तब तक तुम्हारी रियलिटी ही नहीं डिफाइन होगी। उस रियलिटी को हम लोग समझते in the terms of historical concept. So we will get back to this entire thing, but try and understand the first, सबसे ऊपर वाली रो, try and understand. तो मैंने तुम्हें क्या बोला, मार्क्स ने सब कुछ डिस्क्राइब किया इन द टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इसने बोला क्या दुनिया, वो दुनिया में तुम इवेंट्स गिनते रहते हो, मैं इवेंट्स नहीं गिनता। पूरी दुनिया का जो भी हिस्ट्री है वो एक्चुअली इज नथिंग एल्स बट इकोनॉमिक्स। इट इज डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमी और द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। उसको, पूरे हिस्ट्री को उस निगाह से देखो। मैं समझा पा रहा हूं? देखो, आप हिस्ट्री को अलग अलग निगाह से देख सकते हो, इवेंट्स को आप अलग अलग निगाह से देख सकते हो। कोई बोल सकता है कि यार इस तरह से साइंटिफिक चेंजेस हुए, कोई बोलेगा जी सोशल चेंज हुआ इस दौरान से, पिछले 5,000 साल में, 10,000 साल में। कुछ लोग इसे साइंटिफिक बोलोगे, कुछ लोग इसको मिलिट्री बोल सकते हो, कुछ लोग बोल सकते हो ना जी ये सब बेकार की बात है, पावर प्ले में बताओ किसका किंगडम कब क्या था, एंड सो ऑन सो। ये बोलते हैं ये सब बेकार की बात है। तुम ना सारी चीजें देखो इन द, विद द, यू नो, लेंस ऑफ, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैंने बोला भाई बताओ क्या है। तो बोला स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग हम लोग को सोसाइटी को अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन करना है। तो हम पहले बात करेंगे प्रिमिटिव सोसाइटी, फिर बात करेंगे स्लेव सोसाइटी, फिर बात करेंगे फ्यूडल सोसाइटी, फिर बात करेंगे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, और फिर बात करेंगे कम्युनिज्म। प्रिमिटिव सोसाइटी मतलब जब हम लोग जंगल में थे, केवमैन थे, राइट, तो हम लोग क्या काम करते थे? तो हम लोग हंटर गैदरर थे, या तो हम जंगल में जाकर शिकार करते थे, या जो भी पड़ा हुआ था खा लेते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि तब पूरी दुनिया मेरी थी। यस, पूरी दुनिया मेरी थी। देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जब पूरी दुनिया मेरी होगी तो पूरी दुनिया तुम्हारी भी होगी। तो जब पूरी दुनिया तुम्हारी भी है, मेरी भी है, तो प्रैक्टिकली देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एट ऑल। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं होगी, तो मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि किसके पास ओनर है, ओनरशिप है, और कौन उस पर डिपेंडेंट है। भाई जब प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देयर इज नो ओनरशिप। जिसको जितनी भूख लगेगी, जिसको जितना रिक्वायरमेंट है, उतनी वो हंटिंग करेगा, उतनी वो गैदरिंग करेगा, और उसका जीवन चल रहा है। तो क्या एक केवमैन ऐसा करता था? ओके, कि जी ऐसे कर लेता हूँ जी, आज मैं जो खाना खा रहा हूँ वो तो मैं खा लेता हूँ, अगले 6 महीने के भी खाना जमा करके रख लेता हूँ। नहीं यार, क्या जरूरत है? ये पूरा जंगल तो अपना है, जब मर्जी जाके हंटिंग करो, जब मर्जी गैदरिंग करो, जो अभी पड़ा हुआ है उसको यूटिलाइज कर लो। दिस कॉन्सेप्ट इज नो
सरप्लस वैल्यू। भाई मेरे को जमा करके रखना ही नहीं है, मुझे क्या क्या प्रॉफिट बनाना है। तो ये सारा का सारा मैंने सिर्फ जमा करके रखना ही नहीं है, मैंने तो जो अभी खाना है वो मैंने खा लिया, जो मेरे को भूख लगी थी मैंने खा लिया, और बाकी तो जंगल पूरा अपना है ही। तो देर इज नो, अब ध्यान से सुनना, नंबर वन, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तो नो ओनरशिप, और कोई ओनर बनने की जरूरत ही नहीं। वेरी गुड। सरप्लस वैल्यू की जरूरत नहीं, बिल्कुल सरप्लस वैल्यू की जरूरत नहीं। तो जब सरप्लस वैल्यू की नहीं, तो इनमें से सबसे अमीर कौन? अमीर क्या होता है? जब कोई ओनर ही नहीं है तो फिर अमीर कौन हुआ? हाँ, तो तुम, मैं, हम सब इस जंगल के मालिक भी है और इस जंगल पर डिपेंडेंट भी है। जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो कोई क्लास भी नहीं है। हाँ, कोई क्लास नहीं है इन द सेंस कोई हैव नहीं होगा, कोई हैव नॉट नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। स्टोरी स्टार्ट होती है प्रिमिटिव से। सो लुक एट द पैराग्राफ, इट सेज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो सरप्लस, नो ओनरशिप, नो हैव्स, नो हैव नॉट्स, क्लासलेस सोसाइटी है। कोई क्लास नहीं है इन द सेंस कि कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई हैव्स नहीं है, कोई हैव नॉट्स नहीं है। आगे चलेंगे। तो ये हो गया प्रिमिटिव सोसाइटी। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो इस टाइम पर आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया कि मार्क्स ये बात, सारी बातें समझा रहा है, उसको हिस्ट्री में और किसी चीज से मतलब नहीं आ रहा, वो ये सारी की सारी बातें समझा रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी, रिसोर्सेज की बात कर रहा है। चलो जी, वक्त आगे बढ़ गया, आगे चलते। उसके बाद आई स्लेव सोसाइटी। ओके, अब कोई इसमें मालिक हो गया और कोई इसमें गुलाम हो गया। वेरी गुड। तो अब इसमें क्या हुआ, अब ये पहली बार थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा थोड़ा प्राइवेट प्रॉपर्टी बनने लग गई। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई तो जो मालिक था, जो मास्टर था, उसके पास सरप्लस वैल्यू है, उसके पास थोड़ा सा रिसोर्सेज ज्यादा, वो जमा कर रहा है, और जो स्लेव है वो उस पर डिपेंडेंट हो गया। तो एक हो गया है, नंबर वन, प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई, फिर आया ओनरशिप आ गया, थोड़ा सा सरप्लस वैल्यू आ गया, प्रॉफिट जमा होने लग गया। एक के पास प्रॉफिट है, दूसरा डिपेंडेंट है। जिसके पास प्रॉफिट है, जिसके पास प्रॉफिट है वो मास्टर हो गया, दूसरे वाला स्लेव हो गया। सो दिस इज हाउ थिंग्स विल नाउ फंक्शन। जब स्लेव सोसाइटी आई तो पहली बार क्लास बना। क्या बना? क्लास बना। अब हम बोलेंगे कि जिसके पास प्रॉफिट है वो हैव्स है, और जिसके पास नहीं है, जो डिपेंडेंट है, वो हैव नॉट्स हो गए। सो नाउ द सिचुएशन हैज चेंज, एंड नाउ बार पहली बार क्लास बनना स्टार्ट हुआ। तो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस वन। आगे चलते हैं। सोसाइटी और बढ़ रही है। अब तुम्हारा, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं यहां पर साइंस नहीं पढ़ रहा हूं, मैं यहां पर किंगडम्स की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर सोशियोलॉजी की बातें नहीं कर रहा हूं, सब कुछ इकोनॉमिकल है। अब आया विंडमिल आ गया। ओके, जब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो और ज्यादा पैसे की बात होने लग गई, और ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी की बातें होने लग गई। तो नाउ द लॉज आने लग गए, इनके पास और ज्यादा पैसा जमा होने लग गया, रिसोर्सेज जमा होने लगे। तो क्या होने लग गया? प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला एरो बढ़ने लग गया, ओनरशिप का एरो बढ़ने लग गया, सरप्लस वैल्यू का एरो बढ़ने लग गया। तो ये और बढ़ता चले जा रहा है ना। ये जब और बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब है वो जो क्लास डिस्टिंक्शन है हैव और हैव नॉट की, ये भी बढ़ती जा रही है। तो प्रिमिटिव सोसाइटी में जीरो था, देर वॉज नो क्लास। देन स्लेव स्टेट में, सॉरी, द स्लेव सोसाइटी में यू वुड सी थोड़ा बहुत ये क्लास का डिस्टिंक्शन आना स्टार्ट हुआ। फ्यूडल सोसाइटी में यही क्लास डिस्टिंक्शन बढ़ गया। तो नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सो इस टाइम पर कार्ल मार्क्स का एक कोट बड़ा अच्छा है, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी में उसने बुक कोट लिखा था, विंड मिल गिव्स यू सोसाइटी विद द फ्यूडल लॉर्ड, द मिल द सोसाइटी विद इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट। अब ये जो रेड एरिया आ गया जिस पर मार्क्स का सबसे ज्यादा फोकस था, वो था कैपिटलिज्म।
So he now starts speaking about capitalism. Now what does capitalism bring? कैपिटलिज्म तब आया कैपिटलिज्म तब आया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लगा। व्हेन इंडस्ट्रीज आई, अचानक यही जो एरोज हमने छोटे से बनाने स्टार्ट हुए थे, ये एरो एकदम मैक्स होने लग गए। नाउ द कैपिटलिस्ट, द इंडस्ट्रियलिस्ट, इन लोगों का एक ही मंत्र बन गया। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब मार्क्स बोल रहे हैं। नाउ इनका एक ही मंत्र बन गया, और दैट मंत्र वॉज प्रॉफिट। प्रॉफिट, 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 एट वट एवर कॉस्ट, प्रॉफिट। किसी भी तरह से प्रॉफिट, जितना ज्यादा प्रॉफिट हो उतना अच्छा, जितना ज्यादा सरप्लस वैल्यू हो उतना अच्छा। मैं प्रॉफिट मैक्स करूंगा, सो मेरा मैक्स प्रॉफिट होगा एट द कॉस्ट ऑफ, even at the cost of the worker who is working for me. So now becomes a very different phase of life, जिसको कैपिटलिज्म बोलते हैं। मार्क्स को बोला यहां पर हो गई इंतहा। इन अदर वर्ड्स, कैपिटलिस्ट दुनिया में जो वो क्लास डिस्टिंक्शन थी, मार्क्स के अनुसार सबसे ज्यादा हो गई, एंड दैट इज व्हाट इज कैपिटलिज्म। So why capitalism became the target of Marx? Because he said कि ये जरूरत से ज्यादा हो गया, और एक अलग ही फिनोमिनन हो गया which was maximizing profit। और ये एक इस हद तक हो गया कि एक्सट्रीम क्लास डिवाइड हो गया। देयर वाज ए वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम। देखो, था थोड़ा भी, पहले भी था, लेकिन फ्यूडल सोसाइटी में भी था, स्लेव सोसाइटी में भी था, लेकिन यहां पर एक्सट्रीम क्लास डिवाइड हो गया। और कैपिटलिस्ट इस हद तक चले गए कि उन्होंने, तो यहां पर वर्ड उसने यूज किया, जो कैपिटलिस्ट है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे माइंस हो, जो भी जिसका कंट्रोल है, वो क्या करेगा? ही विल डोमिनेट। उसको नाम दिया गया बुर्जुआ और बुर्जुआरी, जो मर्जी बोलो। और जो वर्कर है उसको नाम दिया गया प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट कौन है? प्रोलेटेरिएट वो है जो अपनी मेहनत, अपनी लेबर, अपनी हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, और उस लेबर के बदले में उसको सैलरी मिलती है। नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इरादा ये हो गया, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, कि कैपिटलिस्ट ने सोचा कि इसको पीस डालो, ओके, खत्म कर दो इसको, इस चक्की में। दैट इज, मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आए और उसके पास लीस्ट पॉसिबल हो। तो द वंस जिनके पास पावर थी इन द टर्म्स ऑफ मनी, रिसोर्सेस, उनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, वो बन गए हैव्स। और जिनके पास नहीं थी, जो प्रोलेटेरिएट थे, उनको नाम दिया गया हैव नॉट्स। राइट, कंप्लीटली द डेफिनेशन ऑफ कार्ल मार्क्स इन दिस पार्ट। सो दो क्लासेस इमर्ज हुए। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, पहले भी थे स्लेव मास्टर, लॉर्ड्स एंड ऑल दैट, बट द सिचुएशन यहां पर ये है, लॉर्ड सर्व्स एंड सो ऑन सो, कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया। एंड दिस एक्सट्रीम लेवल पर द ओनली मंत्र जो रह गया was that there would be, haves will try and get maximum profit. So यहां पर दो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बुर्जुआ, जिसको कैपिटलिस्ट क्लास बोला, इसके पास सारी फैक्ट्रीज थी, सारी जमीनें थी, सारा पैसे का कंट्रोल इसके पास ही था। ये जो भी प्रॉफिट कमाता था, ये वर्कर्स को, प्रोलेटेरिएट को पैसे देते थे और उससे काम करवाते थे, और उससे सरप्लस वैल्यू यानी कि प्रॉफिट जमा होता था। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द एंटायर सिचुएशन। 2 मिनट के लिए सोचो इसको, अगर हम लोग जस्ट या फेयर की बात करें, तो मान के चलो कि किसी बुर्जुआ या कैपिटलिस्ट के पास 100 रुपए है, और वो 100 रुपए का, उसके पास इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल है, सब कुछ है उसके पास, माना। नाउ उसने एक
वर्कर को बुलाया और बोला वर्कर मैं तुझे 10 रुपए दूंगा, तू काम कर ले ना। वर्कर ने काम कर लिया तो वर्कर को तो 10 रुपए मिल गए, लेकिन व्हाट इज द अनबिलीवेबल थिंग हैपेंस नाउ, 100 रुपए का 10 रुपए का वर्कर से काम लिया गया, बट इस 100 रुपए पर अनदर 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। नाउ द आइडिया हियर इज, ये जो प्रॉफिट है, प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने क्या डाला, कैपिटलिस्ट ने क्या डाला, कैपिटलिस्ट ने अपना रिसोर्सेज डाले, अपना लैंड, अपना फैक्ट्री डाला, वर्कर ने अपनी मेहनत डाली, लेकिन जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है वो किसी हाल में भी लेबर के साथ, वर्कर के साथ, प्रोलेटेरिएट के साथ नहीं शेयर किया जा रहा था। और जब नहीं शेयर किया जा रहा था तो हो क्या रहा था, जो कैपिटलिस्ट है उसके पास ये प्रॉफिट और ये सरप्लस वैल्यू बढ़ता जा रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, उल्टा जो वर्कर है उसको कभी भी उस प्रॉफिट का शेयर नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट उसकी सैलरी हमेशा बहुत ही बेयर मिनिमम होती थी, ओनली जस्ट टू कंटिन्यू द प्रोसेस, राइट। तो ये बड़ा मेजर गेम हो गया था कि उनके पास ये हालत हो गई थी कि दे डू नॉट हैव बेसिक नेसेसिटीज। इसको मार्क्स ने डिस्क्राइब किया एज ग्रेजुअल पॉपुलराइजेशन। पॉपुलराइजेशन एज वो गरीबी होता जा रहा है, तो वो उस चक्की में पिसता चले जा रहा है। तो प्रोलेटेरिएट जो था, जो वर्किंग क्लास था, उसके पास कभी रिसोर्सेस नहीं थे। इसको हम और डिटेल में जब पढ़ेंगे तो तुम्हारे साथ, मतलब कार्ल मार्क्स के अनुसार ये भी नहीं था कि वो अपनी मर्जी से ही गरीब हो रहा था, ऐसा भी नहीं हो रहा था। उसने ये भी डिस्क्राइब किया कि जो कैपिटलिस्ट है, जो हैव्स है, उसने इतने बड़े बैरियर्स बना दिए कि यू कैन नॉट इवन गेट इनटू दैट टेरिटरी कि यार मैं इंडस्ट्री बना लूं, या मेरे पास माइंस बन जाए, या मैं रॉ मटेरियल को, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीटली अपने कंट्रोल में रखे हुए थे। इन अदर वर्ड्स उस पर भी मोनोपोली थी। तो द पॉइंट यहां पर यह है कि सारा सरप्लस वैल्यू जा रहा है उधर, और यहां पर कंटिन्यूस गरीबी होती जा रही है। और इसीलिए उसका पहले इकोनॉमिक, उसके बाद सोशल, और सोशल के बाद फिर पावर और पॉलिटिकल, सारा इंपॉर्टेंस चला गया। तो शुरू कहां से हुआ है, शुरू सब कुछ हुआ है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से। सारी कहानी कैसे डिस्क्राइब करें, सारी कहानी डिस्क्राइब करें इकोनॉमिकली। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने ये पूरी की पूरी क्लास स्ट्रगल को इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का नाम दिया कि जी सारी की सारी हेडेक है इकोनॉमिक्स। अगर ये साइकिल बंद हो जाए, ये जो एक हैव नॉट को बर्बाद कर रहा है, उसमें फिर बहुत सारे और भी थे, जैसे एलियनेशन। अगर मैं एक बात बोलूं तो वर्क, कैपिटलिस्ट को मैक्सिमम क्या चाहिए था, कैपिटलिस्ट को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था। वो बोला कि तुम ना अपना दिमाग मत लगाओ, तुम अपनी क्रिएटिविटी मत लगाओ। ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस में क्रिएटिविटी, टू बी एबल टू टेक प्राइड इन हिज वर्क कि यार मैं बड़ा खुश हूं, मैंने पढ़ा, मैंने कुछ क्रिएट किया है। वो बोला ये सब कुछ नहीं। उसने असेंबली लाइन बनाई, फैक्ट्रीज बनाई, तू टायर लगा, ओके, दूसरे वाला तू पेंट कर, तीसरे वाला तू ये इंस्ट्रूमेंट लगा, चौथा तू स्टीयरिंग फिट कर। you are converted into a machine, right, who does only what is required to be done without taking pride in any kind of creativity। इसको एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया, एलियनेशन। एलियनेशन, पॉपुलराइजेशन, ये सारे प्रोसेस से एक्चुअली जो तुम्हारा ह्यूमन बिहेवियर है, जो तुम्हारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, उसी पर एक मेजर क्वेश्चन मार्क आने लगा। सो मार्क्स सेड कि ये एक दिन फूटेगा, ये घड़ा फूटेगा। अभी तुम्हें सब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव पोजीशन नहीं हुआ है, तो अभी तुम क्लास इन इटसेल्फ हो। एक दिन तुम्हें सब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव पोजीशन होगा। मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी हालत क्या है, मेरे वर्कर हूं, मेरे को पता ही नहीं है मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, राइट। और इसके बहुत सारे और भी है, देयर इज अ सोशल एंगल टू दिस ऑल्सो, देयर इज अ मीडिया एंगल टू दिस ऑल्सो, देयर इज अ लॉ एंगल टू दिस ऑल्सो, स्टेट एंगल टू दिस। हम क्लासेस में इसको और डिटेल में करेंगे, बट आज के वीडियो में द लिमिटेड पर्पस जो आज का वीडियो तुम्हें क्लैरिफाई कर देगा
कि ये कॉन्फ्लिक्ट होगा और इस कॉन्फ्लिक्ट का अंत तभी होगा जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होगा। बिकॉज जो जो हैव्स है वो लोग इसको जायज रूप से नहीं कर रहे। दे आर ट्राइंग टू डू मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो कैपिटलिस्ट के हाथ में सिर्फ यही नहीं होता कि वो इंडस्ट्री चला रहा है या फिर जहां तुम काम कर रहे हो, उसने तो धीरे धीरे सब कुछ ले लिया। ओके, धीरे धीरे सारी फैक्ट्री, अब तुम्हारे खाने पीने का खर्चा भी बढ़ने लग गया, सारे हाउसेस भी उसके हैं, सारी बिल्डिंग्स भी वही कंस्ट्रक्ट कर रहा है कैपिटलिस्ट एज अ होल। तो महंगाई भी बढ़ रही है, ओके, रेंट भी बढ़ रहा है, और तुम्हारे वेजेस कम है क्योंकि वो तो दे नहीं रहा। तो तुम्हारा एक तरह से सैलरी कम है, वो कमी रह रही है या और कम होती है, वो बढ़ती तो है नहीं। और यहां पर हाई रेंट या फिर हाई खर्चा, तुम तो पिस गए ना। तो द पॉइंट हियर इज मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन के चक्कर में, मैक्सिमम प्रॉफिट के चक्कर में बेचारा वो जो प्रोलेटेरिएट है वो खत्म हो गया। तो द पॉइंट यहां पे है कि अगर ये प्रॉफिट शेयर किया जाए या प्रॉफिट का ज्यादा हक दिया जाए टू द वर्कर, तो शायद ये दिन ना आए। लेकिन ऐसा हैव्स कर नहीं रहे, और हैव्स ने यानी कि बुर्जुआ ने इसके लिए सारे जुगाड़ किए हुए। मीडिया उनके कंट्रोल में, नैरेटिव्स उनके कंट्रोल में, गवर्नमेंट उनके कंट्रोल में, ऐसा ये बोलता है मार्क्स। ओके, तो ही सेड कि इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। वो कोशिश करेगा, कैपिटलिस्ट कोशिश करेगा कि वर्कर से जितना ज्यादा काम निकाला जा सकता है उतना निकाला जाए, जितना कम पैसे दिया जा सकता है उतना कम पैसा दिया जाए, ताकि ये जो चक्की है इसके अंदर तुम पिसते चले जाओ। सो द एंटायर थिंग एक के बाद एक एक फ्लो चार्ट में चले जाएगा। कैपिटलिज्म इज अ रिकरिंग पैटर्न ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड कोलैप्स, ये साइकिल है, तो डायलेक्टिक है। राइट, कैपिटलिज्म जैसे 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 ज्यादा होता रहेगा, ओके, महंगाई बढ़ती चली जाएगी, परचेसिंग पावर कम होती रहेगी, इकोनॉमिक से प्रॉब्लम होता रहेगा, लोगों को और मुश्किल हो जाएगी। और कैपिटलिज्म एक दिन जरूर आएगा, एक दिन वो दिन जरूर आएगा कि ये पूरा सिस्टम कोलैप्स होगा। आप कब तक उसको बेचारे को, प्रोलेटेरिएट को, वर्कर को आप दबाते रहोगे? एक दिन आएगा जब ये क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ बनेगा, उस दिन ये उठेंगे। उसको कार्ल मार्क्स ने बोला, द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। तुम उठो और रेवोल्यूशन करो, और ये सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी ले लो, राइट, इसको छीन लो। इन अदर वर्ड्स, इवन इफ यू वांट टू रिजॉर्ट टू वायलेंस, फ्री टू डू इट। तो क्या नहीं रहेगा? तो नहीं रहेगा आखिरी पार्ट ऑफ दिस, फिर क्या नहीं रहेगा? कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। जब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो कोई ओनरशिप नहीं होगी। लुक एट द राइट साइड, नो ओनरशिप, किसी के पास प्रॉफिट की बात नहीं होगी, कोई हैव्स नहीं होगा, कोई हैव नॉट नहीं होगा। डू यू रियलाइज ये एकदम उस दुनिया के बारे में बात करने लग गया है जो प्रिमिटिव था। लेकिन उस टाइम से इस टाइम में एक मेजर सिमिलैरिटी, कि वहां भी क्लासलेसनेस, यहां भी क्लासलेसनेस। जब यहां भी क्लासलेसनेस आएगी ना, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, यहां पर एंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे, तब जाके सब शांत होगा। जब हम इसको डिटेल में करते हैं तो हम इस पर बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं कि ये प्रोसेस में होगा कैसे, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, फिर कम्युनिज्म होगा कैसे। लेकिन आज के क्लास में तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि इट इज सो क्रूशल दैट यू अंडरस्टैंड कि कार्ल मार्क्स ने एक सीक्वेंस में बताया कि इस तरह से था एक क्लासलेस सोसाइटी, और कैसे सारे के सारे जद्दोजहद करने के बाद शायद एक दिन एट द एंड ऑफ द डे विद अ रेवोल्यूशन हम लोग अचीव कर पाएंगे कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म इज दैट डे जब एंड ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शंस होगा। ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। तो जब तुम सब्जेक्ट को इस तरह से समझोगे तो तुम्हें कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इन द लैंग्वेज ऑफ कार्ल मार्क्स। आज तुमको मैंने छोटे से बता दिया कि व्हाई इज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट।
So I hope you have enjoyed this. अगर तुम्हें enjoy किया तो please comment section में जरूर डालो. I'll be very very happy to get your observations. और तुम बोलोगे तो we will have many more thinkers. मैं धीरे धीरे बहुत सारे, अब मैंने जैसे बोला तुम पूरा का पूरा political science समझ सकते हो because of one of this part. इससे पहले कि I sign off, please make sure that give yourself a realistic chance of cracking this exam. Join us at an Academy Plus classes. Use special code SEDLIVE to get a huge discount. So this is very very important that you take opportunity ka pura advantage. And thank you very much. And until next time, God bless and Jai Hind. Let's crack it.